नमस्कार बच्चों, सेट सीएल की इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 हिंदी विषय पढ़ेंगे और हिंदी में भाषा और साहित्य से जुड़ी हुई संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। एक पंक्ति है कि अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ, आदित्य का मतलब सूर्य होता है, कि जहाँ पर सूर्य की किरणें या प्रकाश नहीं फैलता वहाँ घोर अंधकार या अंधेरा छा जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस देश का कोई साहित्य, कोई इतिहास, कोई भूतकाल या संस्कृति नहीं होती, वह प्रायः मरे हुए के समान है, मृत प्राय है। तो आज हम साहित्य शब्द की परिभाषा को समझेंगे और उसके प्रकारों को जानेंगे। साहित्य अर्थात मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का एक प्रमुख माध्यम, जिसके ज्ञान से समाज और संस्कृति दोनों को एक सार्थक दिशा मिलती है। दूसरे शब्दों में, साहित्य यह मानवीय जीवन का चित्र है। संस्कृत में भी कहा गया है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का एक साथ भाव प्रकट करने वाला शास्त्र या काव्य साहित्य कहलाता है, जिसे यदि हम और अधिक सरल शब्दों में समझना चाहें तो साहित्य समाज का दर्पण है, जो हमारी कल्पनाओं, भावनाओं, इच्छाओं, क्रिया प्रक्रियाओं और संस्कृति संस्कारों को लिपिबद्ध स्वरूप में हम तक पहुंचाने का एक माध्यम है। साहित्य अर्थात जीवन के सभी पहलुओं, सुख दुख, उतार चढ़ाव, खुशी गम और संघर्ष, जो कुछ भी जीवन में है उसे अपने अंदर समेटने वाला एक शास्त्र। तो हम और आप अब तक जो हिंदी पढ़ते और समझते आए हैं, उसमें हमने जीवन को बहुत निकट से समझने का प्रयास किया है। प्रत्येक काव्य या पाठ हमें अलग अलग सीख प्रदान करते हैं। तो वह किस प्रकार की साहित्य विधा हैं या किस प्रकार के साहित्य के प्रकार हैं, अब हम उसके बारे में जानेंगे। साहित्य के प्रकार या साहित्य की विधाएं मुख्य दो हैं। पहला है दृश्य काव्य, दूसरा है श्रव्य काव्य। जैसा कि दोनों के नाम से ही विदित होता है, दृश्य अर्थात जो दिखाई दे ऐसा काव्य, और श्रव्य अर्थात जो सुना जा सके या पढ़ा जा सके। तो अब हम इन दोनों के उप प्रकारों को क्रमशः समझने का प्रयास करेंगे। दृश्य काव्य के दो उप प्रकार हैं, नाटक और एकांकी। नाटक एक विशाल कथा फलक है, जिसमें किसी नायक या उसके प्रमुख पात्र के जीवन का संपूर्ण आलेखन होता है। नाटक के कुल कम से कम 5 अंक होने चाहिए और नाटक रंगमंच पर खेला जाने वाला एक सुंदर दृश्य काव्य है। वहीं एकांकी, जैसा कि उसके नाम से ही फलित होता है, प्रकट होता है, एक अंक वाला, अर्थात जिसे एक अंक में लिखा जा सके और जिसका कथा फलक छोटा हो, लघु हो और एक बैठक में ही जीवन के किसी एक घटना या प्रसंग को हम देख सकें, सुन सकें, समझ सकें, उसे एकांकी कहते हैं। अब
जो साहित्य की विधाओं के अंतर्गत दूसरा प्रकार है श्रव्य काव्य। उसके दो प्रमुख प्रकार हैं, पहला है पद्य, दूसरा है गद्य। पद्य और गद्य इन दोनों शब्दों से विद्यार्थी मित्रों आप लोग भली भांति परिचित हैं। तो पद्य के भी प्रमुख 3 प्रकार हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक। अब हम इन काव्य प्रकारों को क्रमशः समझेंगे। महाकाव्य अर्थात किसी नायक के जीवन की संपूर्ण झांकी, जिसमें जन्म से लेकर उसके जीवन के सभी घटना चक्रों का वर्णन होता है। महाकाव्य को यदि अच्छे से समझना है तो हम 2 महाकाव्य के बारे में बहुत बखूबी जानते हैं, रामायण और महाभारत। ये ऐसे ही महाकाव्य हैं जिनमें जीवन के सभी पहलुओं को हमें बताया गया है। दूसरा है खंडकाव्य। खंडकाव्य अर्थात खंड का मतलब होता है भाग, तो जीवन के किसी एक भाग को काव्य के रूप में, किसी एक विशेष घटना को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वही है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य अर्थात मुक्त रूप से लिखा गया काव्य, छुटपुट काव्य, जिसके कई प्रकार हैं, काव्य, नई कविता, लंबी कविता, गीत, प्रगीत और गज़लें। आपने प्राथमिक से लेकर अब तक के जो काव्य पढ़े हैं उसमें लगभग ये सभी प्रकार के काव्य आ जाते हैं। अब हम गद्य विधा की तरफ बढ़ते हैं। गद्य विधा में कहानी यह एक ऐसी गद्य विधा है जो एक छोटा सा रूप है जिसमें जीवन की किसी एक विशेष घटना को एक ही बैठक में हम पढ़ अथवा सुन सकते हैं, और जिसमें किसी एक त्रासदी का या किसी एक घटना का वर्णन होता है और उससे कोई न कोई सीख हमें प्राप्त होती है। सामान्य तौर पर कहानी का अर्थ होता है कहना, अर्थात जिसे कहा और सुना जा सके। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला जो गद्य प्रकार है वह है उपन्यास। उपन्यास भी महाकाव्य की तरह ही एक विशाल फलक है जिसमें नायक या उस कथा के अभिनेता के समग्र जीवन का वर्णन होता है। फिर हम आते हैं निबंध की तरफ। निबंध आप लोग अभी तक लिखते और पढ़ते आए हैं, यह शब्द आपसे अछूता नहीं है। तो निबंध को यदि सामान्य रूप से हमें परिभाषित करना हो तो निबंध अर्थात निह बंधन, इन 2 शब्दों से बना है। नि यानी नहीं, बंध यानी बंधन। किसी विषय शीर्षक से जुड़कर बिना किसी बंधन के जब मुक्त रूप से निबंधकार अपने विचारों को प्रस्तुत करता है तो निबंध कहलाता है। फिर उसके बाद अगली जो गद्य विधा है, गद्य प्रकार है, वो है रेखाचित्र। रेखाचित्र अर्थात रेखाओं का ऐसा चित्र जिसे पढ़ते हुए हमारी नज़रों के समक्ष, हमारी आँखों के समक्ष उसका एक दृश्य उपस्थित हो जाए, उसे हिंदी साहित्य में रेखाचित्र कहते हैं। आपने एक रेखाचित्र कक्षा 9 में पढ़ा होगा, श्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित नीलकंठ मोर, जिसकी कहानी से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। तो रेखाचित्र, रेखाओं का चित्र। फिर अब अगला जो प्रकार है वह है संस्मरण। संस्मरण जैसा कि उसके नाम से ही उद्धृत होता है, स्मरण, स्मरण यानी याद। भूतकाल की किसी घटना या प्रसंग को जब हम
याद करते हैं और लेखक उसे याद करके उसे लिपिबद्ध करता है अपने भाव और विचारों को और उस घटना को, तब वो संस्मरण कहलाता है। हिंदी साहित्य में ऐसे कई संस्मरण हैं। उसके बाद जीवनी और आत्मकथा। जीवनी अर्थात किसी ऐसे महान व्यक्ति की जीवन से जुड़ी हुई बात या घटना जिसने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, समाज के विकास में, लोगों के विकास में अपना योगदान दिया है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन का आलेखन जीवनी कहलाता है। और आत्मकथा अर्थात आत्मकथाकार अपने जीवन से जुड़ी हुई तमाम घटनाओं, क्रियाओं, प्रक्रियाओं और संघर्षों को जब आत्मसात करके लिखता है तब वह आत्मकथा कहलाता है। थोड़ा सा जीवनी और आत्मकथा में अंतर यह है कि जीवनी किसी दूसरे की लिखी जाती है, अर्थात दूसरे व्यक्ति की लिखी जाती है, और आत्मकथा आत्मकथाकार स्वयं की लिखता है। अंत में आता है यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा पर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं और वहाँ उस स्थल का जो वर्णन है, जो वहाँ का वातावरण है, जो वहाँ की खूबी है, उसको जब वह याद करके अपनी लेखनी में समेटते हैं तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। गुजराती में जिसे अहवाल नोट कहते हैं। आप लोगों ने कक्षा 11 आरोह भाग 1 में ऐसा ही एक यात्रा वृत्तांत पढ़ा होगा, स्पीति में बारिश, जिसमें लेखक ने स्पीति नामक स्थान का बड़ा मार्मिक वर्णन किया है और वहाँ की लोक संस्कृति, वहाँ के रास्ते, वहाँ का वातावरण, वहाँ का मौसम, सभी को बखूबी अपने यात्रा वृत्तांत में प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर हमने साहित्य के विविध प्रकारों को देखा और समझा और साहित्य क्या है उसकी संक्षेप में जानकारी प्राप्त की। इस समग्र चर्चा और जानकारी का एकमात्र उद्देश्य केवल यह था कि जब हम आगे अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे या उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो हमें इन साहित्य विधाओं का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि हम पढ़ें और हमें उस विषय की जानकारी न हो तो वह ज्ञान अधूरा माना जाएगा। इसलिए मैंने अभ्यासक्रम की शुरुआत करने से पूर्व आपको यह संक्षेप में बताया है, जिससे आपको पाठों को जो अलग अलग प्रकार के रस का स्वादन आपको कराएंगे, अलग अलग प्रकार की सीख देंगे, तो इससे आपको वह समझने में और अधिक सहायता मिलेगी। और किस प्रकार की साहित्य विधा है, किस प्रकार का पाठ है, यह आपको अच्छे से पता चलेगा। तो अब हम अगले भाग में, अगले व्याख्यान में अपने अभ्यास की तरफ अभिमुख होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।